हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 11 नवंबर 30 जीके जीएस क्वेश्चन। तो जिसका भी एग्जाम आने वाली शिफ्ट में है, आने वाले दिनों में है, वो लोग इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? आपका पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में ग्रामीण सभा का प्रमुख कौन होता था? ठीक है, तो वो बताना है कि जो ग्रामीण सभा का प्रमुख होता था उसे क्या कहते थे। ठीक है, तो हु वाज द हेड ऑफ द विलेज असेंबली इन द विजयनगर एम्पायर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अयंगर। क्या हो जाएगा? अयंगर। ठीक है, तो अयंगर जो होता था वो विजयनगर साम्राज्य में ग्रामीण सभा का प्रमुख होता था। अब बात कर लेते हैं हम लोग कुछ विजयनगर साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना किसने की थी? तो इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? हरि हरि हर और बुक्का के द्वारा। किसके द्वारा? हरिहर और बुक्का के द्वारा। कब की गई थी? 1336 ईस्वी में। ठीक है, और बात करें ये हरिहर और बुक्का किस वंश के थे? तो ये संगम वंश के थे। ठीक है, क्योंकि जो विजयनगर साम्राज्य इस पे 4 राजवंशों ने शासन किया था। कौन कौन? आपके थे संगम, संगम, ठीक है, सुलुभ, सुलुभ, ठीक है, तुलुभ, तुलुभ और अरविदो। ठीक है, तो इसमें तो आपके हो गए कौन? आपके हो गए हरिहर और बुक्का। ठीक है, बात करिए कब से कब तक रहा था? तो 1336 से इसका शासनकाल रहा था 1485। ठीक है, 1336 से 1400 आपका 85। ठीक है, बात करें सुलभ का तो इसका रहा था आपका 1485 से आपका 1505 ईस्वी तक। ठीक है, बात करें आपका तुलुभ का तो इसका रहा था आपका 1505 ईस्वी से आपका कब तक रहा था? 1570 ईस्वी तक। ठीक है, और बात करें अरविदो वंश की तो ये आपका कब तक रहा था? तो ये आपका रहा था 1570 से आपका 1649 ईस्वी तक। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और बात करें कि प्रश्न ये भी पूछा जाता है जो आपका विजयनगर शहर है उसकी स्थापना किस नदी के किनारे हुई थी? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे हुई थी। ठीक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे। और बात करें जैसे आपका हम्पी। ठीक है, तो हम्पी ये पूछा जाता है कि जो हम्पी है ये किस साम्राज्य की राजधानी थी? ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी आपकी हम्पी थी। ये भी पूछा जाता है कि जो आपकी हम्पी है इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया था? तो हम्पी ने आपका 1986 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। ठीक है, और बात करें आपका क्या कि जो आपका हम्पी का जो दृश्य है वो किस रुपीस की नोट पे बना है? तो ये आपका बना है 50 रुपये की नोट पे। तो इन बातों को बस आपको याद रखना है। और एक प्रश्न जो बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो आपके कृष्णदेव राय हैं, कृष्णदेव राय ये किस वंश से संबंधित थे? तो ये आपके तुलुभ वंश से संबंधित थे। ठीक है, तुलुभ वंश। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? तो आपका अगला क्वेश्चन है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का वर्ष क्या है? ठीक है, व्हाट इज द ईयर ऑफ सेकेंड एंग्लो मैसूर वार? तो इसका आपका जो ईयर है वो है आपका 1780 से 1784। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा इसके बारे में कि वार के ईयर क्या थे, मैसूर रूलर कौन था, गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, ट्रीटी कौन सी और रिजल्ट क्या निकला। जैसे आपका फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार कब हुआ था? आपका 1767 से 1769 तक। ठीक है, उस समय मैसूर का रूलर कौन था? हैदर अली था। गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था। ठीक है, और बात करें ये ट्रीटी इस युद्ध में कौन सी हुई थी? तो मद्रास की ट्रीटी हुई थी 1769 में। ठीक है, और ये युद्ध भी 1767 से 1769 तक हुआ था और 1769 में इसी ट्रीटी के साथ ये खत्म ही हो गया था। रिजल्ट क्या निकले थे? तो हैदर अली वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ साउथ इंडिया हु वाज नॉट डिफीटेड बाय द ब्रिटिश। ये रिजल्ट निकला था। बात करें सेकेंड एंग्लो मैसूर जो आपका वार है वो कब से कब हुआ? तो आपका ये स्टार्ट हुआ 1780 से आपका 1784 तक चला। ठीक है, यहाँ पर भी आपका मैसूर रूलर कौन था? हैदर अली था। अब इस समय आपके गवर्नर कौन आ गए थे बंगाल के? तो वो बन गए थे वारन हेस्टिंग। ठीक है, यहाँ पे ट्रीटी किसकी हुई थी? मंगलुरु की ट्रीटी हुई थी। ठीक है, इसका क्या रिजल्ट निकला था? हैदर अली डाइड इन दिस वार एंड द वार वाज लेड बाय टीपू सुल्तान। ठीक है, नेक्स्ट आपका है थर्ड एंग्लो मैसूर वार। ये कब से कब तक था? 1790 से मतलब 1790 से आपका 1792 तक चला। इसमें आपके कौन थे? टीपू सुल्तान आ गए थे मैसूर के रूलर। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे तो आपका सेकंड जो एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था उसमें तो आपके वो क्या बोलते हैं मर गए थे कौन आपके हैदर अली, ठीक है। और इसमें आपका कौन था गवर्नर ऑफ बंगाल, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। यहाँ पे आपकी श्रीरंगपट्टनम की क्या हुई थी, ट्रीटी हुई थी। ये बहुत बार पूछा गया कि जो आपकी ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम है ये किस आपकी कौन से मैसूर युद्ध में हुई थी, ठीक है। तो वो आपका थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध। टीपू सुल्तान पोजीशन हैड वीकेंड, ठीक है, कमजोर हो गई थी उसकी पोजीशन। और फोर्थ एंग्लो मैसूर वार आपका 1799 में हुआ था और टीपू सुल्तान ही गवर्नर था, और सॉरी मैसूर रूलर था। और गवर्नर इसमें कौन था, लॉर्ड आपके थे वेलेजली, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या हुआ था, मैसूर की ट्रीटी हुई थी, ठीक है। शुरुआत में मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया था, यहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ली लिखा है, ठीक है। यहाँ पे आपके लॉर्ड वेलेजली हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। हिंदी वाले देख लें जो भी हैं। तो आपका युद्ध हुआ जिससे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक। हैदर अली था शासक और लॉर्ड वेलेस्ट थे क्या बंगाल की गवर्नर। यहाँ पे मद्रास की संधि हुई थी 1769 में, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो आपका 80 से 84 तक चला, हैदर अली ही शासक था और वारन हेस्टिंग्स थे आपकी गवर्नर बंगाल की। यहाँ पे आपके मंगलुरु की संधि हुई थी 1784 में। बात करें तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो आपका चला था 1790 से 1792 तक। इसमें टीपू सुल्तान थे आपके शासक और लॉर्ड कॉर्नवालिस थे क्या बंगाल का गवर्नर। ये कई बार पूछा गया है। जो श्रीरंगपट्टनम की संधि है उसके समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। बात करें चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये आपका 1799 में हुआ था और इसमें टीपू सुल्तान थे शासक और लॉर्ड वेलेजली क्या थे बंगाल के गवर्नर, ठीक। इसमें आपकी मैसूर की संधि हुई थी और इसी वर्ष आपका क्या हुआ था, टीपू सुल्तान भी मारा गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, दादा भाई नौरोजी ने जो गरीबी का आकलन किया था वो किस आधार पर किया था, ठीक है। तो ऑन व्हाट बेसिस डिड दादा भाई नौरोजी एसेस पॉवर्टी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर बेस्ड ऑन पर कैपिटल कैपिटा इनकम। या आप क्या बोल सकते हैं किसके बेसिस पे किया था, तो ये किया था आपके द कॉस्ट ऑफ आ मिनिमम बेसिक बेसिक डाइट, ठीक है। तो किस पे किया था, या आप इस पे बोल सकते हैं इस आधार पे भी किया था, द कॉस्ट ऑफ अ मिनिमम बेसिक डाइट। हिंदी में बात करें तो हिंदी में आपका क्या हो जाएगा, न्यूनतम बुनियादी आहार की लागत, ठीक है। न्यूनतम बुनियादी आहार की लागत, ठीक है। तो इस बेसिस पे भी क्या था, ये तो आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा क्या आपका ऑप्शन है। तो इन बातों को याद रखना है, आपका प्रति व्यक्ति आय के आधार पर या तो आपका न्यूनतम बुनियादी आहार की लागत के आधार पर। नेक्स्ट आपका अगले जाने से पहले हम कुछ और एक बात बता दें कि जो आपके दादा भाई नौरोजी हैं इन्होंने एक फेमस बुक लिखी है, ठीक है। कौन सी आपकी, पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कई बार पूछी गई है कि जो पोवर्टी है, पोवर्टी आपकी पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी है, तो ये लिखी है आपके दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। और बात करें इन्होंने जो अनुमान लगाया था आय का, तो कितना लगाया था, तो इन्होंने अनुमान लगाया था कि 16 रुपये से 35 रुपये क्या थी प्रति व्यक्ति आय प्रतिवर्ष थी उस समय जब इन्होंने लगाया था अनुमान। प्रति व्यक्ति की आय 16 रुपये से 35 रुपये तक। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, कौन कार्यपालिका का नाम मात्र प्रमुख होता है, मतलब हु इज द नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, तो वो होते हैं आपके राष्ट्रपति, ठीक है, द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आपका अगला है विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजय बंगा, ठीक है। 2024 तक है अजय बंगा। नेक्स्ट आपका अगला है शैडो रेन क्षेत्र किस राज्य में है, इन विच स्टेट इज द शैडो रेन रीजन फाउंड, तो न केवल तमिलनाडु इसके साथ साथ आपका हो जाएगा कर्नाटका, महाराष्ट्र, यहाँ पे भी आपका क्या है शैडो रेन क्षेत्र आते हैं, ठीक है। तो ये तो आपके ऑप्शन पे डिपेंड है करता है। तो बात कर लेते हैं इसके बारे में। अ रेन शैडो इज अ रीजन of a relatively low rainfall that occurs downwind of a mountain side or mountain range facing away from the direction of the wind, ठीक है। वर्षा छाया अपेक्षाकृत कम वर्षा वाला क्षेत्र है, क्या ये आपका कम वर्षा वाला क्षेत्र है जो हवा की दिशा से विपरीत दिशा में किसी पहाड़ी या पर्वत श्रृंखला के नीचे की ओर होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका है विष्णु प्रभाकर की प्रसिद्ध रचना अर्धनारीश्वर का विषय क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट रचना ना पूछ के सीधे ये पूछा है कि उसका आपका क्या था, आपका थीम क्या था।
तो व्हाट इज द थीम ऑफ विष्णु प्रभाकर फेमस, आपका यहाँ पे क्या वर्क, यहाँ पे बुक भी बोल सकते हैं, अर्धनारीश्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुष और महिलाओं के बीच समानता और एकता स्थापित करना। क्या? टू इस्टेब्लिश इक्वालिटी एंड यूनिटी बिटवीन मैन एंड वोमेन। ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की वर्तमान में उप मुख्यमंत्री कौन है? तो हु इज द करेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकेश अग्निहोत्री। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। बात करें वर्तमान में आपकी चीफ मिनिस्टर कौन है, सीएम कौन है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू है। और आपके क्या बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर की, तो आपके वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल हैं वो आपके हैं शिव प्रताप शुक्ला जी। ठीक है, शिव प्रताप शुक्ला जी, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला है, चैत्र महीने में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? विच फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ चैत्र? तो चैत्र नवरात्रि मनाई जाती है, गुड़ पड़वा मनाया जाता है, उगादि और बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, तो आपका उगादि कहाँ का नववर्ष का त्यौहार होता है? तो ये आपका होता है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों का क्या होता है नववर्ष त्यौहार होता है। गुड़ी पड़वा आपका मेनली तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्या है, धोलाचा डांस किस राज्य में पाया जाता है? इन विच स्टेट इज धोलाचा डांस फाउंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के उदाहरण दें। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। तो आपका इसका राइट आंसर आपको मतलब बताना था इसके एग्जाम्पल। तो रासायनिक परिवर्तन में आपका जैसे दहन आ गया, ठीक है, जैसे लोहे पे जंग लग जाती है, आपका क्या रहता है कोरोजन। ठीक है, और भौतिक परिवर्तन में आपका जैसे बर्फ का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या, आपका अगला है राष्ट्रीय अप्रेंटिस प्रशिक्षण योजना का प्रारंभिक वर्ष कौन सा है? ठीक है, तो व्हाट इज द स्टार्टिंग ईयर ऑफ द नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम? तो इसका आंसर हो जाएगा 1973। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया 1973 जब आपका क्या हुआ था, नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम स्टार्ट हुई थी। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो द नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम मीन्स नाट्स was started in 1973. ठीक है, this scheme is operated under the provisions of the Apprentices Act 1960 Act। ठीक है, हिंदी में बात कर लें तो राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना, ठीक है, की शुरुआत 1973 में हुई थी। यह योजना प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत संचालित की जाती है। नेक्स्ट है आपका क्या, रेट होल विधि का उपयोग किसकी खनन में किया जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला। तो फॉर व्हाट इज द रेट होल माइनिंग मेथड यूज? तो कोल हो गया आपका। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो रेट होल विधि या रेट माइनिंग का इस्तेमाल कोयला निकालने के लिए किया जाता है। यह खुदाई की एक प्रक्रिया जिसमें श्रमिक मैनुअल रूप से एक संकीर्ण छेद खो देते हैं। ठीक है, रेट होल मेथड और रेट माइनिंग इज यूज टू एक्सट्रैक्ट कोल इज it is an excavation process in which workers manually dig a narrow hole। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं मैनुअली क्या करते हैं, जो नैरो होल होते हैं उसको डिग करते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त हो रही है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम की लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन करें।